बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम हियर विद द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। मेरे बच्चे, अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हम लोगों ने 38 एमसीक्यूज कर लिए थे। आज हमारा एमसीक्यूज का आखिरी लेक्चर चल रहा है, लेक्चर नंबर 4। अच्छा, ये जरूरी है कि आप 3 लेक्चर पहले जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि ये मैं ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ एक्सरसाइज वाइज हमारी ऑब्जेक्टिव चल रही है, और ये 3rd चैप्टर की आखिरी लेक्चर है। और स्पेशली याद रखिए, जो एंट्री टेस्ट के बच्चे हैं, जिन्होंने नस्ट का टेस्ट देना है, ई कैट देना है, वो भी इसको अटेंड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से अटेंड कर लें, आपका क्वेश्चन कोई मिस नहीं होगा, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा, गारंटी के साथ कह सकता हूं। और बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मिस नहीं होंगे। आ जाओ मेरे बच्चे, लास्ट टाइम हम लोगों ने 38 क्वेश्चन कर लिए थे। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 39। अच्छा, गौर करिएगा, देखें, क्वेश्चन ये कहता है, इफ मैट्रिक्स, मैं आपके सामने एक ए मैट्रिक्स लिख रहा हूं, ये इस तरह है, जो कि है 1 -2 3 0 0 1 0 0 1 4 5 2। अच्छा, क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन देन क्वेश्चन ये कहता है कि A32 निकालें। वेरी सिंपल। अच्छा, अक्सर बच्चे, मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन नहीं पता होता उनको। A32 का मतलब है आपको को फैक्टर निकालना है, को फैक्टर। ये देखिए, अब A32 निकालने का क्या तरीका कार होगा, देखना। A32 आपने यूं करना है, ये 32 है ना, तो -1 की पावर में 3 + 2 कर देना। ये डेफिनेशन में है, -1 की पावर 3। अच्छा, तीसरी रो छोड़नी, ये तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तीसरी रो, ये तीसरी रो और ये दूसरा कॉलम, अंदर वाले एलिमेंट लिख लेने 1 3 0 1। इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। याद रखना, -1 की पावर 5 बन जाता है, इसको इससे दरमियान में माइनस लगा के 1 को 1 से -0। अच्छा, याद रखना, -1 की पावर 5 -1 होता है, ये अंदर 1 आ जाता है, तो ये -1। ये याद रखना, ये A32 का जवाब है, मतलब ये आपने को फैक्टर निकाला। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर, मेरे बच्चे, 40। गौर करिएगा। अच्छा, इसके अंदर ये कहता है, लेट ए बी एन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना जी, 3 × 3, एंड ए का मोड 2 के बराबर है। देन क्वेश्चन ये कहता है कि 2a का जवाब बताओ। आ जाए इसके आंसर की जाने। अच्छा, ख्याल करिएगा, इस तरह की हमारी डिस्कशन पहले भी हुई हुई है थोड़ी थोड़ी। इधर देखना, ये बताएं कि जब मेरे बच्चे मैंने 2a का जवाब निकालना है, देखो a कितने ऑर्डर का है, 3 × 3 का। तो जब a 3 × 3 का हो तो उसके डिटर्मिनेंट से 2 निकले, तो पहले मैंने बताया हुआ है बाहर 2 का क्यूबिक निकलता है, और ये a का मोड आएगा। अच्छा, 2 क्यूबिक कितना होता है, 8। a का मोड कितना सवाल में गिवन है, 2 के बराबर, तो 8 × 2 विल बी 16। इसका मतलब है 2a का जवाब 16 होगा। बाकी आपने इस बात को ख्याल करना है, वो चेंज भी कर सकता है, 3a का पूछ सकता है, 5a का पूछ सकता है। तो ये अगर a 3 × 3 का है तो 2 का क्यूबिक निकलेगा, अगर a 4 × 4 का तो 2 की पावर बाहर 4 निकलेगा। उसके मुताबिक आपने ये चीज देख ली। आई होप सो के बात समझ आ गई होगी। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 41। वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 41। अच्छा, 41 में ये कहता है, इफ ऑल एंट्रीज ऑफ कॉलम, if all entries of a column of square matrix are 0, then
देन अच्छा आपसे पूछ रहा है ऑप्शन, एक ए, एक बी, एक सी, एक डी, कि जो ए का मोड होगा वो जीरो होगा, ए का मोड ग्रेटर देन जीरो होगा, ए का मोड लेस देन जीरो होगा, या ए का मोड नॉन जीरो होगा। तवज्जो करिएगा। देखिए, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉलम के तमाम एंट्री जीरो होंगी, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि एक कॉलम के तमाम एलिमेंट अगर जीरो हो तो पूरा डिटर्मिनेंट जीरो होता है। इसका मतलब है फिर ए का मोड मेरे बच्चे जीरो होगा। ये टिक कर, खूब सो बात समझ आई होगी। अगर कॉलम के पूरे एलिमेंट्स या रो के जीरो हो तो पूरा डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो जाता है? जीरो। तो ये मेरे बच्चे उसकी प्रॉपर्टी है, तो आप लोगों ने उसको जहन में रखना। नेक्स्ट मेरे बच्चे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की जाने। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 42, अगर इफ ए का मोड 5 के बराबर है, क्वेश्चन ये पूछता है देन ए ट्रांसपोज का मोड बताएं। आंसर, एक बात आपने नोट करनी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ए का डिटर्मिनेंट बराबर होता है ए के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के। याद रखना इस बात को एज एमसीक्यूज। लेकिन यहां पर उसकी एप्लीकेशन पूछ रहे हैं। इसका मतलब अगर ए का मोड 5 के बराबर है तो ए के ट्रांसपोज का मोड कितना होगा मेरे बच्चे? उसका जवाब भी कितना होगा? 5 ही होगा। ये याद रखना, और इस रिजल्ट को भी याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए कि ए का डिटर्मिनेंट बराबर होता है ए के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट। होप सो मेरे बच्चे बात समझ आ रही होगी और आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 43। देखें, वो ये कहता है कि इफ ये, अगर इसका जवाब ए बी सी डी ये 2 के बराबर है, देन इसका जवाब बताएंगे। बी डी ए सी, इसका जवाब बताएं। जरा गौर करिएगा। देखें, क्या मैंने आप ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है आप लोगों ने तीसरे चैप्टर में? अगर दो रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज किया जाए तो डिटर्मिनेंट के साथ माइनस आ जाता है। इसका ये मतलब है, ये देखो, ये ए सी बी डी, अगर इसका जवाब 2 है, ये इधर आ गया, ये उधर आ गया, दूसरा कॉलम पहला बन गया, पहला दूसरा बन गया। तो अगर इसका 2 है तो मेरे बच्चे इसका जवाब, ये जब चेंज करोगे रोज को या कॉलम को तो उसका जवाब -2 आ जाएगा। अलामत चेंज हो जाती है। ये मेरे बच्चे यहां पर वो प्रॉपर्टी लगी कि अगर दो रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज किया जाए तो बाहर माइनस आता है। तो ये इंटरचेंज किया है तो इसका अगर पहले का 2 है तो इंटरचेंज करने के बाद -2। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। Now we are moving towards 44। अच्छा, देखें, if two rows of n square matrix are identical, then मतलब अगर एक एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर दो रोज आइडेंटिकल हो, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, फिर मेरे बच्चे उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? याद रखना, हम आपका टाइम नहीं जाया करते। अगर दो रोज आइडेंटिकल हों, ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है, दो रोज सेम हो, आइडेंटिकल हो, दो रोज या दो कॉलम सेम हो, तो उस डिटर्मिनेंट का जवाब कितना आता है मेरे बच्चे? 0। ये जहन में रखना कि अगर दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं, सेम हो जाएं, तो उसका मेरे बच्चे जवाब कितना होता है? 0। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 45। अब ये देखें, बड़ी मजे की बात की है। द वैल्यू ऑफ, ये एक डिटर्मिनेंट है, इसकी आपसे वैल्यू पूछ रहा है। 1, 12, 25, फिर है 0, 3, 15, फिर मेरे बच्चे हैं 0, 0, 8।
इसका जी जवाब पूछ रहे हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, स्टूडेंट इसको खोलने बैठ जाता है, पागल हो जाएगा। आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ। याद रखना, लेकिन ये तरीका कब लगता है? जब डायगोनल के नीचे वाले तमाम एलिमेंट 0 हों। अगर ये वाले 0 हों तो आपने सिर्फ ये करना है, इन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। 8 3 24, 24 1 24। तो मेरे बच्चे इसका जवाब 24 होगा। डायगोनल को 3 1 3, 3 8 और 24 मल्टीप्लाई कर देना है डायगोनल को। लेकिन ये कब करना है? जब डायगोनल के नीचे वाले तमाम एलिमेंट क्या हों? 0। बजाय इसके कि मेरे बच्चे खोलो, उस पर टाइम जाया करो, खोलने पे टाइम जाया नहीं करना, ये वाला ट्रिक यूज करना है। नाउ एंट्री टेस्ट में भी इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, आपने ख्याल करना है। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 46। अब ये देखें, ये मेरे बच्चे कह रहा है कि लेट ए एक मैट्रिक्स है जो कि इसके बराबर है 1 2 3x, फिर है 2 3 6x, फिर मेरे बच्चे है 3 5 और ये 9x। अच्छा, क्वेश्चन ये कहता है देन ए का डिटर्मिनेंट बताएं कि किसके बराबर होगा आंसर। मुझे थोड़ी सी इसकी डिटेल देनी पड़ेगी। जिन स्टूडेंट्स से 3.3 की हुई है उनको देख के ही पता चल गया होगा, देखें, लेकिन डिटेल दे देता हूं। ये देखिए ए का मोड, इधर भी मोड है। ये देखिए भला कैसे, 1 2 3x, फिर क्या है 2 3 6x, फिर क्या है 3 5 और ये 9। एक मशवरा दूंगा, तीसरे कॉलम से 3x कॉमन ले लो। एक डिटर्मिनेंट के अंदर से एक रो या कॉलम से कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए, टेकिंग कॉमन क्या चीज, 3x, लेकिन किस से, फ्रॉम C3। अच्छा, अगर तीसरे कॉलम से 3x कॉमन लोगे तो ये देखो, पहला 1 2 3, फिर 2 3 5, यहां पर क्या रह जाएगा 1 2 3। अब गौर करें, इस डिटर्मिनेंट के अंदर दो कॉलम सेम है। अगर इसके दो कॉलम सेम है तो इस डिटर्मिनेंट का जवाब कितना हो जाएगा, 0। तो ये सारे को 0 कर देगा। तो आपने याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये चीज है तो इसके मोड का क्या जवाब है, तो वो 0 होगा। मैंने आपको डिटेल दे दी, डिटेल मेरे बच्चे आपको दे दी। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स 47। वी हैव क्वेश्चन नंबर 47। if A and B are matrices, then मेरे बच्चे आपसे ये पूछ रहे हैं कि ए बी का ट्रांसपोज बताओ किसके बराबर होगा। वेरी सिंपल, अक्सर बच्चे जानते हैं कि अगर मेरे बच्चे ए बी का ट्रांसपोज खोलें तो पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज आता है। जब भी ए बी का ट्रांसपोज खोलें पहले अगले का फिर पिछले का, ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज पहले, बाद में ए का ट्रांसपोज। इस बात को मेरे बच्चे आप जहन में रखना है कि ए बी का ट्रांसपोज ये बराबर होता है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 48. We have if A is square matrix such that, इस तरह करके मेरे बच्चे कि A का कॉन्जुगेट लें और ट्रांसपोज लें, जब आप माइनस ए आ जाए, देन ए इज, ए को फिर क्या कहते हैं भाई, ए का कॉन्जुगेट लें फिर ट्रांसपोज लें और माइनस ए आ जाए। अगर प्लस ए आ जाए तो हर्मिशन, अगर माइनस ए आ जाए तो याद रखना मेरे बच्चे, इसको हम कहते होते हैं स्क्यू हर्मिशन। स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स नाम याद रह जाएगा कि ए का कॉन्जुगेट लें फिर ट्रांसपोज लें और माइनस ए आ जाए तो उसको मेरे बच्चे स्क्यू हर्मिशन कहते हैं। अगर मेरे बच्चे प्लस ए आ जाए तो हर्मिशन, प्लस ए वाला भी याद कर लेना। अब ये देखिए, नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 49। अच्छा देखिए 49 में क्या कहते हैं, आ
square matrix A is such that A conjugate का ट्रांसपोज इक्वल टू A, देन याद रखना फिर A को क्या कहते हैं, अगर A का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज A आ जाए, अभी बताया है, उसको फिर हर्मिशियन कहते हैं। तो आपने याद रखना है उस A को मेरे बच्चे फिर हम कहते हैं भला कौन सा मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स। फिर मेरे बच्चे A को हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। It was the 49. Now I'm moving towards question number 50. और करिएगा। अच्छा 50 के अंदर ये है कि square matrix A is called skew symmetric। भाई हम उसको skew symmetric कब कहते हैं, if, याद रखना, सॉरी ये पूछ रहा है कि A का ट्रांसपोज फिर किसके बराबर होगा। याद रखना एक स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि A का ट्रांसपोज माइनस A के बराबर होता है। ये नहीं, आपने याद रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक के लिए A का ट्रांसपोज माइनस A। अच्छा सिमेट्रिक के लिए प्लस A होता है। It was question number 50. Now I'm moving towards question number 51. अच्छा अब देखिए, a matrix A is called symmetric। भाई एक मैट्रिक्स को मेरे बच्चे सिमेट्रिक कहते हैं कब, इफ, याद रखना आंसर इसका कि ए का ट्रांसपोज फिर किसके बराबर हो, ए। ये स्क्यू सिमेट्रिक है, वो सिमेट्रिक है। होप सो मेरे बच्चे बात समझ आ गई होगी। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 52। if A is skew symmetric, then A square is, याद रखना मेरे बच्चे, A बेशक स्क्यू सिमेट्रिक हो बेशक सिमेट्रिक हो, A स्क्वायर सिमेट्रिक ही होता है। ये एक क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है। A अगर, फिर बात को रिवाइज करता हूं, A स्क्यू सिमेट्रिक हो A स्क्वायर सिमेट्रिक होगा, A सिमेट्रिक हो A स्क्वायर फिर भी सिमेट्रिक होगा। A स्क्वायर ने सिमेट्रिक ही होना है, चाहे A सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक। Now I'm moving towards question number 53. For a skew symmetric matrix diagonal elements must be। अच्छा देखो बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन गिवन है अगर स्टूडेंट कोई पढ़ता है। याद रखना एक मैट्रिक्स जो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था ना तो उसके अंदर ये निशानी भी बताई थी, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए जरूरी है कि डायगोनल एलिमेंट जीरो, सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो हों। ये देखें सारे डायगोनल एलिमेंट कैसे हों मेरे बच्चे, जीरो। ये याद रखना, ये स्क्यू सिमेट्रिक की मेरे बच्चे निशानी। अब ये देखिए, नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 54। देखिए, अ मैट्रिक्स इज रियल इफ, याद रखना एक मैट्रिक्स रियल कब होता है, जब ए का कॉन्जुगेट लें और जवाब जस्ट ए आ जाए। एक कॉन्जुगेट अगर ए के बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स रियल होता है। ज़हन में रखिएगा, ये हालांकि उधर कोई नहीं डिस्कस, लेकिन ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ, बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन कि रियल कब होता है, जब ए का कॉन्जुगेट ए के बराबर होता है। हालांकि ये आपके कोर्स में कोई नहीं, आपका रियल का वहां पर जिक्र भी नहीं,
चलो लेट्स सी हियर, नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स 55। क्वेश्चन नंबर वी हैव 55। अच्छा, इसका मेरे बच्चे रैंक पूछ रहा है। अब ये देखिए, रैंक ऑफ, ये भी एक मैट्रिक्स है आपके सामने, कौन सा भला, ये वाला 100, फिर 010, फिर मेरे बच्चे है 000। इसका रैंक पूछ रहा है। याद रखना, मैंने पूरा रैंक वाला टॉपिक करवाया हुआ है, प्लीज 3.4 का आखिरी लेक्चर अटेंड करिएगा, आपको रैंक का सारा कुछ पता चल जाएगा। रैंक क्या होता है कि एक एक्लन फॉर्म के अंदर जितनी नॉन जीरो रोज होती है, एक्लन फॉर्म क्या होती है, 1 नीचे 0, पहला एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट 1 नीचे 0 है। अच्छा, ये एक्लन फॉर्म है, इसके अंदर नॉन जीरो रोज कितनी है, 2, ये तो 0 रो है। इसका मतलब है, इसका मेरे बच्चे जो रैंक है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर। बार बार कह रहा हूं, 3.4 का आखिरी लेक्चर उठा के देखें, वहां पर रैंक की पूरी डिस्कशन है। फिर बात को रिवाइज कर देता हूं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एन एक्लन फॉर्म। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। अब ये देखो, इसका रैंक पूछ रहा है, रैंक ऑफ, ये देखिए, रैंक ऑफ, ये एक मैट्रिक्स गिवन है 1 1 1, ये 0। अच्छा, गौर करिएगा मेरे बच्चे इसका आंसर। अच्छा देखो, रैंक कैसे बनता है, रैंक के लिए पहले इसकी एक्लन फॉर्म होनी चाहिए। ये देखिए 1 1 1 0। अच्छा, एक्लन फॉर्म क्या होती है कि इस 1 के नीचे वाले तमाम एलिमेंट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। एक्लन फॉर्म करके फिर उसका नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखते हैं। अब ये देखें, इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0, एक ऑपरेशन होगा R2 मनफी R1, एक ऑपरेशन क्या होगा R3 मनफी R1। अब ये देखिए, जब मैं इस पर ऑपरेशन करूंगा, अच्छा इधर रो इक्विवेलेंट का साइन लगाते हैं, ये देखो 1, ये तो एज इट इज 1 मनफी 1 0, 1 मनफी 1 0, ये 0। अच्छा, ये एकलन फॉर्म बन गई है। अब इसके अंदर नॉन जीरो रोज कितनी है, एक ही है। इसका मतलब है, याद रखना मेरे बच्चे, इसका जो रैंक है वो जस्ट 1 है। इसका मेरे बच्चे जो रैंक है वो जस्ट 1 के बराबर। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स 57। क्वेश्चन नंबर 57। अच्छा, अब इसका जी रैंक पूछते हैं, द रैंक ऑफ, ये एक मैट्रिक्स गिवन है 103। अच्छा, याद रखना, अगर एक ही रो है और वो नॉन जीरो है तो उसका रैंक 1 नहीं होगा, क्योंकि एक्लन फॉर्म के अंदर क्या होता है कि 1 नीचे 0, नीचे है ही कुछ नहीं। तो बस आप ये मेरे बच्चे लिखोगे कि इसका जो रैंक है वो जस्ट कितना है, 1। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स 58। द, इसका रैंक पूछ रहा है मेरे बच्चे, द रैंक ऑफ, ये एक मैट्रिक्स गिवन है 1 0 0 1। अच्छा, पहले इसकी एक्लन फॉर्म 1 नीचे 0, पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 नीचे 0, नीचे है ही कुछ नहीं, तो खैर है, ये एक्लन फॉर्म है। अब इसके अंदर नॉन जीरो रोज कितनी है, 2 है। अगर इसकी नॉन जीरो रोज 2 हैं तो इसका मतलब है इसका रैंक तो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ये जहन में रखना मेरे बच्चे। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 59। वी हैव क्वेश्चन नंबर 59। अच्छा, इसके अंदर मेरे बच्चे ये कहता है, द ट्रिवियल solution of homogeneous linear equations. The trivial solution of homogeneous linear equations in 3 variable is, याद रखना, बड़ा अहम MCQs है। ट्रिवियल सोल्यूशन अगर कोई पूछे, ट्रिवियल सोल्यूशन, उसके अंदर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, z भी 0 होता है, इसको ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं।
जब तीनों जीरो हों, ये ट्रिवियल सॉल्यूशन ज़हन में रखिएगा। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 60। अच्छा देखें, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन is said to be inconsistent if। अच्छा, एक उसका सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट कब होगा? इफ सिस्टम हैज, याद रखना इसका आंसर ये होगा, ए उसका इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब सिस्टम के पास हैज नो सॉल्यूशन, जब सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन ना हो। जब मेरे बच्चे सिस्टम के पास इनकंसिस्टेंट तब होता है जब नो सॉल्यूशन, ये वाला ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है 0 0 0, ये इनकंसिस्टेंट के लिए नो सॉल्यूशन, ख्याल करिएगा। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 61। when Cramer's rule not be used, बड़ी अहम बात है कि हम क्रैमर रूल का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्रैमर रूल का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो याद रखना मेरे बच्चे, क्रैमर रूल हम इस्तेमाल तब नहीं कर सकते जब उसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वो जो नहीं होता आगे कांस्टेंट्स के बाद जो वैल्यूज होती हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वो जब जीरो हो तो फिर क्रैमर रूल नहीं लग सकता। तो आपने क्या याद रखना है, क्रैमर रूल नॉट बी यूज्ड कब? व्हेन कोफिशिएंट, कौन मेरे बच्चे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज जीरो। ये ख्याल करिएगा कि याद रख लेना कि क्रैमर रूल का भी इस्तेमाल नहीं होता जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स किसके बराबर हो? जीरो के बराबर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये मेरे बच्चे, बड़ी उम्मीद है मुझे, मैंने बड़ी कोशिश की कि आपके तीसरे चैप्टर के जितने भी बोर्ड के एमसीक्यूज हैं उनको कवर किया जाए। अब आई होप सो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको कोई एमसीक्यू मिस नहीं होगा, बोर्ड के पेपर के अंदर एंट्री टेस्ट में कहीं पर भी मिस नहीं होगा। और मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इनको मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बताएं, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फायदा हो सके। और गारंटी देता हूं कि इसके ये करने के बाद 4 के 4 लेक्चर, लेकिन 4 के 4 लेक्चर करके उसके बाद आपका कोई एमसीक्यू मिस नहीं होगा। अगर एमसीक्यू मिस हो तो आप मुझे पकड़ सकते हैं। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।